and those are the Adivasis, Mool Nivasis. And Adivasis have kept the river flowing clean, अविरल और निर्मल। और ऐसी स्थिति में आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि नेशनल वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड जो 10 साल तक चला था, उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटर में महापात्रा जी के नेतृत्व में जब कार्य चलेगा तो हमको लगता है कि पूरी हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने सरदार सरोवर का विरोध किया था और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बांध बनाने का सोचा था, पर इसलिए भी कि नेशनल वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड में जैसे कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत होता है, ओनली स्टेट एक्टर्स आर गिवन हियरिंग एंड नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स। तो विस्थापितों को भी नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, while they are the real actors who can save the river and the natural resources. So natural resource based communities, अभी कल बिरसा मुंडा को सबने सलाम किया धरती आबा के नाम पर, who died in the jail to save the land, वो अंग्रेज सरकार के सामने था। अभी हमारी इलेक्टेड सरकार जब है, तब भी अगर विस्थापितों को एक स्टेक होल्डर, नॉट शेयर होल्डर्स, इस रूप में अगर शामिल नहीं करते हैं और उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो यही सबसे बड़ा आघात है। एंड दैट इज व्हाई द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज टू बी मैच्ड विद द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एनीथिंग दैट इज डन टू द रिवर एंड एनी नेचुरल रिसोर्सेज इन एनी ऑफ द रिवर बेसिन्स। ये हमारा मानना है। आपको पता ही है कि अभी अमेरिका ने 1951 डैम्स भी कमीशन करके रिवर्स को फ्लोइंग कर दिया और यूरोपियन देशों ने 4000 से अधिक डैम्स भी कमीशन करके रिवर्स को फ्लोइंग कर दिया। तो हम जब अविरल और निर्मल की बात करते हैं तो आज नर्मदा की क्या स्थिति है ये देखना जरूरी है। नर्मदा में 30 बड़े, 135 मझौले और 3000 छोटे बांध, ये था नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्लान। पर कहाँ है 3000 छोटे बांध, हमको नहीं मालूम। अभी जो नाकिम की तरफ से प्रेजेंटेशन किया गया डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के, एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द मेन इश्यूज व्हिच वाज कवर्ड बाय मिस्टर तारे जी। यहाँ तो अभी पूरा ध्यान जबकि बिग एंड जाइजेंटिक डैम्स पर आया, जिसमें 2 सरदार सरोवर और इंदिरा सागर है, तो किस प्रकार से नर्मदा का वाटर मैनेजमेंट ही नहीं, लैंड वाटर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट यानी यूटिलाइजेशन, नॉट जस्ट पूंजी से जो होता है कंपनी का मैनेजमेंट उस प्रकार से नहीं, पर ये कैसे हो रहा है ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और ये इसीलिए कि आज तक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ नहीं। When there is a cascade of dams in a river valley, जैसे वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स से हमने स्टडी किया पूरे दुनिया के बांधों का, तो फ्रांस में जो लॉयर नदी है या ब्राजील में अमेज़न नदी है, इस प्रकार के एक नदी में अनेक बांध बनते हैं। तो जो चैलेंजेस की बात कईयों ने की, उसमें एक चैलेंज मेजर होता है विस्थापन का, दूसरा होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स का, और तीसरा होता है रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर फ्लोस का। और ये तीनों चैलेंजेस आज परफेक्टली स्वीकार नहीं किए गए हैं और उसमें अपनी पूरी कैपेबिलिटी, हम सब इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम सब नए नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बट एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज जो स्ट्रक्चर है, one of the chief is sitting here, although he was not there since beginning, so I can't blame him for everything. But authority का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो पूरी पार हो रही है क्या, ये देखना जरूरी है। आपको ये बताऊं कि अभी उसके अलावा अपस्ट्रीम में 14 बांध तो बन गए हैं। अभी अपस्ट्रीम में जो नए नए बांध दिए जा रहे हैं, उसमें तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के सिवाय भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस देकर फंडिंग एलोकेट कर दिया गया है। और दूसरा कि सरदार सरोवर को तो क्लियरेंस दिया था 1987 जून में, वो तो ये कह के दिया था कि 8 मेजर स्टडीज का
आणि प्लॅनिंग का कार्य 2 साल में पूरा होना है. तो दिस कंडीशनल क्लियरेंस is the most dangerous aspect, because if we talk about so much of science, technology, academic work, then that should be done not post facto but pre facto. इसी से फिर हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती. विस्थापितों को संघर्ष, अहिंसा, सत्याग्रह, उसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं किया. एक पत्थर नहीं उठाया. कोई झूठा आरोप लगाते हैं तो हंसते हैं, होते नहीं, लेकिन उनको भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. पर आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो 8 जो एस्पेक्ट्स है उसमें भी कितना प्लानिंग हुआ, कब हुआ और उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. यू विजिट, मेक एन इनकॉग्निटो विजिट. कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के नाम पे क्या हुआ है, कमांड एरिया डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ. कैचमेंट मतलब कैचमेंट, टेक देयर रिसोर्सेज, accumulate those and use the way you want. ऐसा नहीं होता है. कैचमेंट में भी हैबिटेशंस है, कैचमेंट में भी build the living needs है, कैचमेंट में भी केवल रिवराइन कम्युनिटीज नहीं, दूर दूर तक जो पानी जाता है उनकी जरूरत है, वो नदी से जुड़ाव है. लेकिन कितना हुआ है कैचमेंट एरिया जो 13,800 कुछ 385 हेक्टर फॉरेस्ट डूबा सरदार सरोवर में और 40,000 हेक्टर फॉरेस्ट डूबा इंदिरा सागर में. उसके बदले में कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन कहाँ हुआ है? आपको जाकर देखना चाहिए. हमने सैंपल चेकिंग किया, कहीं तो खेती चल रही है, कहीं तो तालाबी है, कहीं तो हुआ ही नहीं है एफोरेस्टेशन. आपको देखना चाहिए. और यहाँ डूबता है बड़वानी और धार जिले. मैंने तो आपका रिकॉर्ड देखा और आपके अभी का जो रिलीज हुआ वो देखा सुबह, तो इसमें तो बड़वानी, धार, खरगोन जिले का नाम ही नहीं है. वेस्ट निमाड़ का नाम ही नहीं है. होशंगाबाद से लोअर रीजन तक ऐसा लिखा है. बीच का पूरा सरदार सरोवर का 244 गांव और 1 नगर, ये जो अफेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड क्षेत्र है उसका नाम ही नहीं है, गायब है. तो मैं तो चकित हो गई. और ये पूरा क्षेत्र का जो फॉरेस्ट डूबा है, खास करके माउंटेनस रेंज का, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का 6,488 हेक्टर है. उसके बदले में फॉरेस्ट कहाँ लगाया है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में. और वहां भी आप जाके देखिए मोनोप्लांटेशन है कि क्या है. दिस वॉज अ नेचुरल फॉरेस्ट. 1 हेक्टर में हमने 1600 पेड़ देखे थे, गिनती कर दिए थे. इसको बचाया था आदिवासियों ने. आज उनको कोई भी सहमति, कंसेंट या कंसल्टेशन के सिवाय जब लिया जाता है निर्णय, तब उनको संघर्ष से ही अपना हक लेना पड़ता है. पर आज तक भी ये स्थिति है कि हजारों का विस्थापन हुआ, पुनर्वास हुआ है और हजारों का विस्थापन बाकी, पुनर्वास बाकी है. एक कलेक्टर ने अभी इतने सारे निर्देश निकाले, ये करो, ये करो, ये करो, 7 दिन में करो, 15 दिन में करो. पर आपको मैं बताऊं कि ये जो नर्मदा घाटी का आप पूरा मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें ये विस्थापन को आपको दखल लेनी ही पड़ेगी. पर ये जो वाटर मैनेजमेंट से विस्थापन का जो संबंध है वो आज के रोज में महत्व का है. आप देखेंगे कि FRL फुल रिजर्वायर लेवल, MWL मैक्सिमम वाटर लेवल एंड बैक वाटर लेवल जो अपस्ट्रीम के क्षेत्र में होता है, वो सब ट्राइब्यूनल अवार्ड का एक क्लॉज में अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, सब तय होते हुए बैक वाटर लेवल्स जो CWC ने लगाए थे 1984 में, उसको कैसे बदला गया. 2007 में एक टेक्निकल सब कमेटी बनाई गई और उस सब कमेटी ने मैथमेटिकल मॉडल बदलकर बैक वाटर लेवल्स कम कर दिए. आपको मैं चार्ट बताऊं कि जब उन्होंने कम बताए थे तब गुजरात के कुछ वेबसाइट पर अलग बताए थे. और ये जो मध्य प्रदेश में ही बैक वाटर लेवल है, गुजरात महाराष्ट्र में नहीं है क्योंकि वो शुरुआत का पोर्शन है. तो ये जो बदले तो हर गांव में 3 से 4 मीटर कम किया बैक वाटर लेवल. और उसके पूरे हिसाब मेरे पास है. तो एक एक गांव का अगर आप ओल्ड बैक वाटर लेवल देखेंगे, और ये शासकीय कागज में बता रही हूँ, तो उन्होंने कहीं एक हर गांव में 147.47 पुराना बैक वाटर लेवल था. ये धर्मपुरी तहसील धार का. और इन्होंने बदल के कर दिया 142.66.
और 2023 में पानी चढ़ा 147.23। तो हर जगह पे कहीं ओल्ड बैक वाटर लेवल्स के भी ऊपर पानी पहुंचा। अर्थात किसी सांसद में सवाल किया तो तद्दन झूठ जवाब दिए गए हैं कि किसी भी गांव में पानी ऐसा चढ़ा नहीं। अब ये क्यों हुआ और ये जब हुआ तब किस प्रकार से हुआ है? एक एक गांव की 100 हेक्टर, 159 हेक्टर, 114 हेक्टर, 60 हेक्टर, 12 हेक्टर ऐसी जमीनें डूबी है। एक ही तहसील में 4817 एकड़ जमीन डूबी है पिछले साल। अब ये अतिवृष्टि से केवल नहीं हुआ है, once in 100 years फ्लड प्रिज्यूम करके ही आप लेवल्स लगाते हैं ना शासन, क्योंकि 1 in 1000 years जो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड अमेरिका जैसे नेशन स्टेट्स लगाते हैं, उसके बदले भारत में तो जनरली 1 in 100 years फ्लड समझ में आता है। अभी ये जो पिछले साल जो पानी आया वो भी 1 in 100 years फ्लड नहीं था, तो अभी उससे भी ज्यादा पानी आ सकता है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? केवल आसमान नहीं रोता है, पानी गिराता है, तो ऊपर के बांधों से पानी छोड़ना, ट्रिब्यूटरीज में बांध बने हो या नहीं बने हो, एंड ओपन लैंड से भी, ओपन कैचमेंट से भी, ये सबकी बात हो चुकी है। अभी ये सब का अंदाज, इतना बड़ा स्ट्रक्चरल एक सिस्टम है और इतने बड़े कंप्यूटराइज डिजिटल अभी सब कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक प्रकार के मैकेनिज्म है, और फिर भी ऐसा होता है कि पिछले साल जो गांव डूबे उनकी संख्या 170 से आगे गई है। ये भी मैं किस आधार पर कह रही हूँ? ये भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कैसे कैसे कौन से गांव में कितनी एकड़ जमीन डूबी, इसलिए देना पड़ा। कई हजारों एकड़ जमीन बिना भू अर्जन की डूबी, और जो घर डूबे हैं वो ये बैक वाटर लेवल्स नीचे करने के कारण 15,946 परिवारों को डूब के बाहर कर दिया था। आफ्टर एक्वायरिंग द लैंड मतलब उनका हाउसेस, सॉरी नॉट बैक वाटर लेवल अफेक्टेड में लैंड नहीं एक्वायर होती है, उनके हाउसेस अफेक्ट, हाउसेस एंड अपार्टमेंट लैंड। पर अपार्टमेंट लैंड मतलब घर के नीचे की जमीन तो शासकीय, भारत के तो बहुत सारे गांव तो सरकारी जमीन पर, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी भी है, तो यहाँ लोग बैठते हैं, तो उनके जो घर एक्वायर हुए थे और उनको उसका मुआवजा दिया था 60,000 से 70,000 तक, उसमें घर बना नहीं सकते। कईयों को उसमें से हजारों को प्लॉट दिया, कुछ हजार अभी भी प्लॉट देने के बाकी है। ऐसी स्थिति में उनके घर डूबे, उनका अनाज रह गया। आज आपको बताएंगे तो ऐसे ऐसे घर ध्वस्त हो गए, और गांव में जब पानी आया तो ऐसे ऐसे गांव डूबे, खेती पेड़ से भरे पूरे, और कैसे लोगों को खड़े रहना पड़ा जल सत्याग्रह। आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं वहां ऐसे ही पानी में खड़ी रहने वाली थी, पर यहाँ यही मुद्दा है क्या, इसलिए मैं आ गई। आज भी मेरा दिल रो रहा है कि 130 मीटर के ऊपर पानी चढ़ा है और 140 मीटर तक ऊपर के इसमें चढ़ा है। पर ये अभी कैसे कौन मॉनिटर कर रहा है, जबकि ट्रिब्यूनल अवार्ड में ये लिखा गया है कि यहाँ किसी का भी घर ध्वस्त नहीं हो सकता है, किसी की भी प्रॉपर्टी डूब नहीं सकती है, जब तक in no event can anyone's property be submerged unless full compensation is paid. All arrangements for rehabilitation, resettlement and rehabilitation are made, and then they are informed to get resettled. पर ये नहीं हुआ था, और फिर भी ये सारों घर डूबे हैं। आज भी वो कहीं कहीं स्कूल में, आंगनवाड़ी में, स्वास्थ्य केंद्र में, शासकीय भवनों में पड़े हैं। गरीब लोगों को तो घर बांधना संभव ही नहीं था, तो जो ग्रांट मंजूर हो गई 2017 में, 1979 का ट्रिब्यूनल, हमारा 39 साल आंदोलन पूरा हुआ। हम जीओ नहीं है, हम एनजीओ नहीं है, हम पीपल्स मूवमेंट है, लेकिन उसके दौरान एक बातें आगे बढ़ी। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि प्लानिंग ही नहीं है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने पूरा इंटरनेशनल एक्सपर्ट से रिव्यू करवाया। मोर्स कमेटी रिपोर्ट आपने पढ़ना ही चाहिए, और तब जाकर उन्होंने अपना पैसा रोकने का निर्णय लिया। जो जवाब आया सुप्रीम कोर्ट का, 2 जजेस ने कहा कि चलो पान आगे बढ़ सकता है, पर सभी कंडीशंस डालकर कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट,
असेसमेंट ही नहीं, कॉम्पेंसेशन और पुनर्वास पूरा होने तक बांध कोई आगे नहीं बढ़ सकता, पर बांध आगे बढ़ता गया और ये हर एक में हो रहा है। मैं ये सरदार सरोवर एक उदाहरण के रूप में दे रही हूँ क्योंकि गुजरात के हूँ तो यही सबसे उदाहरण है। पर 2019 में जब डूब आई और तब जब लोगों को घर से बाहर खींचकर निकाला, उनमें से भी आज तक 500 परिवार ऐसे टीन शेड में पड़े हैं, 10 बाय 15 के टीन शेड। या सब्जी सुबह गर्मी के दिनों में बना के मजूरी जाए तो आने के बाद हमारी महिलाएं बोलती है कि सब एफरवेसेंस आते हैं, सब सब्जी भी खराब हो जाती है। और पानी में आज भी आप जाके देख सकते हैं कि पानी अंदर टपकता है, पानी बाहर से अंदर आता है, ऐसे 3 शेड में पड़े हैं। वही लोग जो श्रमिक हैं जिनका सबसे ज्यादा योगदान होता है नेचर रिसोर्सेस बचाने में और ह्यूमन रिसोर्सेस देने में। और ऐसी स्थिति जब होती है तब ये सब हकीकत क्यों होती है, ये सोचने की जरूरत है। एक तो कि हम लोग नदी को बचाने में विस्थापितों को बचाना ये भी नहीं मानते हैं, और विस्थापन न होते हुए विकास हो अधिकाधिक, ये जो एक ऑल्टरनेटिव्स में डेवलपमेंट पैराडाइम तय करते हुए हम लोगों को प्रॉपर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहिए, वो नहीं होता है। अब गुजरात का पूरा ही बेनिफिट से पानी का सवाल छूटेगा, यही तो था। आज अच्छा लगा मुझे कि व्यास साहब ने जीवन रेखा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की है, नहीं तो पहले तो गुजरात ही जीवन रेखा बोलते थे। पर क्या हुआ है, क्या कच्छ में पूरा पानी पहुंचा है, कच्छ में माइक्रो नेटवर्क कैनल्स हुए हैं। तो आप अगर कहेंगे कि हम कहने वाले हैं कि BWLs फिर से वही मंजूर करो जो CWC ने लगाई थी, वो साबित हुई है। गांव-गांव का ब्यौरा यहाँ है उपलब्ध कि ओल्ड टेबल क्या थी, नई क्या पुनरीक्षित कर दी, और पुनरीक्षित करने के लिए जो कमेटी बनाई उसके रिपोर्ट के पेजेस में आपको बताती। अभी मैं पूरा बैग लेके नहीं आई, इस बार मैं मुंबई में कार्यक्रम करते हुए स्लम्स का हमारा आई, तो उसमें क्लियर लिखा है कि जब भी फ्लड आएगा तब गेट्स ओपन रहेंगे सभी बांधों के। ऐसा नहीं हुआ है। पिछले साल जो डूब आई उसमें ओंकारेश्वर में आदि गुरु की मूर्ति बिठाने के लिए वहां का पानी नहीं छोड़ा। जब छोड़ा तब नीचे के 700 घर और दुकान ध्वस्त हो गए। और फिर वो पानी आया सरदार सरोवर में, इंदिरा सागर का पानी आया, मध्य प्रदेश बांध, महेश्वर बांध तो खत्म ही हो गया है। वो भी इसीलिए कि बिना पुनर्वास बांध आगे बढ़ाया जा रहा था, जिस प्राइवेट कंपनी को इसको मान दिया गया था, तो NGT की ऑर्डर आ गई। और सरदार सरोवर में जब पानी आया तब क्या होता है, ये जो रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग है जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंसी से लेकर बहुत कुछ बातें मिनट्स में आती है, बहुत कुछ बातें मीटिंग्स में चर्चा होती है, और NCA सबसे बड़ी एजेंसी है, पर उसके अलावा रेगुलेशन रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी भी है, इसके चेयरमैन ठाकुर साहब है, बहुत ही प्रो डायलॉग है ठाकुर साहब। अभी 4 दिन पहले हमने 4 घंटे इनके साथ बैठकर इनको सब बातें सुनाई, सभी विस्थापितों के 100 प्रतिनिधि आकर, और उन्होंने शांति से सुनवाई की। लेकिन क्यों ऐसा हुआ है, सरदार सरोवर में जब पानी आ रहा था, इंदिरा सागर से छोड़ा था, ये छोड़ा था, अभी पिछले 4 दिन का 7 अगस्त से मैं आपको बताऊं तो अभी जो 130 मीटर्स के ऊपर पानी गया है और पुल भी डूबना चालू हुआ है, जो टापू की जमीन थी वो भी डूबनी चालू हुई है, जिनका भी पुनर्वास, कहीं गुजरात में खराब जमीन मिली थी वो फंसे, कहीं मध्य प्रदेश में अतिक्रमित जमीन थी वो फंसे हैं। अभी तक उनका निर्णय नहीं आते हुए उन लोगों को केवल मांग आवेदन संघर्ष यही करना पड़ा है। तो आज भी 10,956 क्यूमेक्स, एक क्यूमेक मतलब 3 क्यूसेक, इतना पानी छोड़ रहा है। और हर एक रोज एक नोटिस कलेक्टर्स को आ रही है, पर गांव-गांव में केवल इतना ही बता रहे हैं कि आप या तो खाली करो या तो खुद जिम्मेदारी ले लो। कैसे सरकार ने जिम्मेदारी ली? पिछले साल जब 170 से ज्यादा गांव डूबे हैं, किसी की 25% जमीन कम डूबेगी, 25% से कम तो उसको जमीन का हक नहीं, उसकी 75% डूबी। पहाड़ी में ऐसे पहले से हो रहा है और बाकी भी गाँव में हुआ है। ये सभी महाराष्ट्र में भी 153 सर्वे नंबर्स डूबने आए, जिनको डूबने नहीं माना था। अब बिना एक्विजिशन लोगों का जीने का एकमात्र आधार डूबाना, ये कितनी भयावह बात है ये आपको पता होगा। आपको पता नहीं होगा कि साबरमती रिवर फ्रंट तब 40,000 घरों को हटाया गया।
गिरीश भाई पटेल जो प्रो पुअर बड़े एडवोकेट रहे, एक जज के लेवल के थे पर जज बनना ना मंजूर करे थे, अभी गुजर गए। उन्होंने वो केस लड़ी तो उनका पुनर्वास हुआ। ये रिवर फ्रंट भी क्या क्या असर लाता है ये समझने की जरूरी है। और मैं अभी तो बांधों की बात कर रही हूँ, तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है और इसलिए आज भी ये बांध का जलस्तर रोकना कानूनन जरूरी है। और नहीं तो नदी घाटी का ही हिस्सा जिनका की घर है, जिनका की आजीविका का आधार है, वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। इन्होंने ही अभी तक नदी बहती रखी है, ये बात कहना समझना जरूरी है। हम लोग अगर नहीं करेंगे तो अभी उपवास हुआ, धरना हुआ, सब आश्वासन मिला, अभी हमको जल सत्याग्रह के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। आप कहेंगे कि आप तो या क्या अर्बन नक्सल है क्या, क्यों आप करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों की जीवन हमारे आंखों के सामने। और फिर सरदार सरोवर के गेट्स नहीं खोले थे। अभी मैं शाह साहब से बात कर रही थी, हो सकता है हमारे कोई अलग मतभेद हो सकता है, लेकिन हमको पता है कि क्योंकि हमारा नदी बचाओ सम्मेलन चला था, ब्रह्मपुत्र से कावेरी तक के सभी नदियों पर बचाने के लिए काम करने वाले आए थे। नदी संरक्षण और पुनरुज्जीवन का बिल विधेयक हमने बना दिया 2 दिन बैठ के। और उसी दिन जब मेहमान सब चले गए, सांसद थे, भूतपूर्व सांसद थे, अधिवक्ता थे, कार्यकर्ता थे, गोदावरी, कृष्णा, सब जिनके नाम अभी लिए गए, और वो चले गए और गांव डूबने की खबर आई। रात भर में गांव से बूढ़े लोगों को सबको बाहर निकालना पड़ा। सरकार ने एक ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं किया। और तो क्या, मछुआरे ने बोटें लगाई, पर हमारे सब कार्यकर्ताओं ने कैसे खींच कर दिया, और फिर भी अनाज बह गया, चारा बह गया, 1200 मवेशी खत्म हो गई, 6 इंसान डूब गए। ये सब जो हुआ है वो इस साल भी होगा अगर जलस्तर रोका नहीं जाएगा तो। और उसमें कानून का उल्लंघन होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। तो ये हर बांध में हो रहा है। आपको बताऊं कि हमने फिर भी इतने संघर्ष करके ट्रिब्यूनल के पर वोट उंगली रखे, एक को नहीं 20,000 करीबन परिवारों को जमीन का हक मिला है। उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, 1600 फर्जी रजिस्ट्री हुई, वो हमने निकाला, कार्यवाही नहीं हुई। अधिकारी और दलाल ये दोषी है, उनकी सूची जाहिर होते हुए। लेकिन ऊपर के बर्गी से लेकर बांध, बताइए एक को भी अगर जमीन का अधिकार मिला, जबकि मध्य प्रदेश के पुनर्वास नीति में वो भी लिखा हुआ है, तब भी आज भी ये ऐसी स्थिति अगर होती है तो उसके आगे फिर बांध के नीचे वास में क्या हुआ है, मैं एडवोकेट शेख साहब आए हैं, उन पर छोड़ देती हूँ, पर 1-2 सेकंड में कहती हूँ कि जब इसके आगे पानी छोड़ा गया तो क्या हुआ ये आपको देखना चाहिए। केवड़िया गांव से 55 लोगों को, घर परिवारों को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी पर्याप्त रूप से गेट समय पर नहीं खोले गए। और जब उनको मामलतदार ऑफिस में रखा, वाघोड़िया गांव के जिन 7 से 10 लोगों को, परिवारों को निकाला, उनको ट्रैक्टर लगाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना था और इसीलिए ट्रैक्टर यहाँ नहीं आ सकता है। एक मानवीयता और संवेदना नदी के बारे में होनी है तो नदी घाटी के बारे में होनी है। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम घाटी की तरफ से बोल रहे हैं। और ये नहीं होता है तो ई फ्लो की जो बात है, हमने कई बार यही मुद्दा उठाया शुरुआत से 1985 से, और उस समय हमने कहा था कि सी इनग्रेस विल बी द मेजर इम्पैक्ट इन द डाउनस्ट्रीम। बट दैट टाइम फाइनली इंटरनेशनल एक्सपर्ट वॉलिंग फोर्स से निर्णय लिया गया लाकर की 600 क्यूसेक्स। अभी भी कह रहे हैं कि सिफरी। तो आपको आश्चर्य लगेगा, आप एनसीए के ठाकुर साहब नहीं थे उस समय, पर एक एनुअल रिपोर्ट्स देख लीजिए, अरे सर आप जरूर देख लीजिए, एक ही पैराग्राफ हर एक में रिपीट हुआ है। और सिफरी कितने सालों से उनको प्रोजेक्ट गया। कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना इंस्टीट्यूट को तो वो ज्यादा लंबा चलाने की इच्छा होती है, but that brings out the conclusions and recommendations which are post facto। सी इंग्रेस हो गया, 2013 से हुआ। हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाते थे ये तो पुरस्कार के लिए करते हैं, ये तो बिना कारण कोई ग्राउंड लेवल के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। और बांध पूरा होने के 30 साल बाद सी इंग्रेस हो सकता है, पर ये अभी बोल रहे हैं। और बांध पूरा नहीं हुआ था 2013 में, तब ऊपर बैक वाटर लेवल्स के ऊपर पानी गया था और यहाँ समुद्र अंदर आया था।
ये भरूच जिला मछुआरे संघ के साथी कमलेश भाई बैठे हैं पदाधिकारी, उनको आप पूछिए कि मछुआरों पर क्या हुआ है। जो फिश एक्वेटिक वेल्थ की बात की है, उनके कितनी स्पीशीज आज खत्म हो रही है, हो गई है। और फिशेस में जैसे डॉल्फिन हो तो फिश है उनका, और फिश है तो पानी की क्वालिटी भी होती है और इनकी तो आजीविका भी है। ये सब पर जो असर हुआ, वैसे ही तीर्थ भंगार हो गए। मैं जब गई तब एक भील समाज के आदमी ने मुझे कैसे कैसे कीचड़ से नाव निकालते हुए एक मंदिर तक पहुंचाया, पर आज ये सब और ध्वस्त हो चुका है। और वो इसी कारण कि जब देर से गेट खोले गए तो 18 लाख क्यूसेक्स पानी गया। अब शाह साहब ने SSNL की तरफ से कहा कि हमको तो ऊपर का पूरा डेटा टाइम पर नहीं मिला। तो मेरा कहना है कि IIT इंदौर और IIT गांधीनगर, इनमें बिल्कुल अच्छा सा समन्वय होना चाहिए। ये पूरा इंदौर संभाग की बात मैं कर रही हूँ, जो 3 जिलों की बात कर रही हूँ तो, और ये जरूरी है कि राज्यों का अगर समन्वय नहीं होगा, अथॉरिटीज में समन्वय नहीं होगा, तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांस का एक प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए भी धरातल पर उसका असर नहीं होगा। हम लोगों को यही कहना है इसलिए कि ये आज के रोज तत्काल निर्णय लेना जरूरी है, नहीं तो इस साल भी बहुत बड़ा अत्याचार लोगों पर होगा जो आज बेघर और बेरोजगार हो चुके हैं। मैं उसकी बात ज्यादा न करते हुए यही कहूंगी कि आज नदी की जो अवस्था है, एक बाजू बिना पुनर्वास डूब नामंजूर हम कह रहे हैं, पर दूसरी बाजू नदी को निर्मल रहने देना है। तो आज क्या स्थिति है आपको बताऊं, पोल्यूशन, एक भी शहर में STP नहीं बनता है सालों तक। बड़वानी शहर का उदाहरण दूं जहां हम लोग बेस्ड है, आज तक 105 करोड़ का STP प्रोजेक्ट बना ही नहीं। हर शहर के लिए, जबलपुर से लेकर जहां से मिलियंस ऑफ लीटर सूएज नर्मदे में बह रहा है, मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स है हर साल के, जो नॉन पोर्टेबल वाटर है, आचमन भी नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं, डोमेस्टिक वर्क के लिए भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। पर मैंने देखा कि ड्रिंकिंग वाटर को इस सुविनेर में भी कम महत्व दिया गया है। सर वो पहला दादी है, ब्रिटिशों के भी ब्रॉड मैनुअल में ड्रिंकिंग वाटर वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर पीने का पानी नहीं है तो कैसे पीने लायक नहीं है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एक बड़वानी शहर में 10 हो गए हैं। ये किस आधार पर चल रहे हैं? नदी के आधार पर चल रहे हैं, पोल्यूटेड वाटर पीने के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन ये कैसे होता है? फिर रीटेंडर निकलता है। इजरायली कंपनी तहल, आज तो इजराइल फेमस है, इजरायली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, नगर पालिका को दिया नहीं मांगने के बावजूद, और उन्होंने 5 साल तक किया नहीं, इसलिए उनको ब्लैक लिस्टेड किया। अब दूसरी कंपनी को दिया 105 के बदले 200 करोड़ का। चल रहा है, वो बोल रहे हैं ये नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, समन्वय नहीं है, चल रहा है। पर ये होगा कब? तब तक पानी जो पीने लायक नहीं है वही आपके कैनॉल्स में भी आ रहा है, वही आचमन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, वही भगवान के माथे पर भी छोड़ा जा रहा है, वही कावड़ यात्रा में कावड़ में लेकर बच्चे घूम रहे हैं, और यही नीचे जा रहा है। तो इनकी भी फिशेस और फिशरीज पर बहुत बुरा असर हुआ है, इनके भी नाव जाल बह गए। हमने लड़ाई करके अहिंसक रिलीफ ले लिया, RBC मैनुअल होता है, पर फुल कॉम्पेंसेशन लॉस का देने का आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जो आज कृषि मंत्री बन गए, तो आज तक वो कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है, आज तक पुनर्वास नहीं हुआ है, तो पानी भर ही नहीं सकते थे। 122 मीटर जो क्रेस्ट लेवल है वहां पानी रोककर ही पुनर्वास पूरा करना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। पर आज 130 मीटर के ऊपर पानी गया है, तो आगे क्या होगा ये हम भी देखेंगे। लेकिन आज पीने का ये पानी का एक इस प्रकार का है, ये ऐसे वहाँ के अखबारों में खबरें आती है, पर गुजरात नहीं जानता होगा। और अगर आप कहेंगे पोल्यूशन केवल इसके कारण तो नहीं, इंडस्ट्रियल स्टेट का पानी एफ्लुएंस कैसे फेंका जा रहा है, वो उपनदियों का पानी भी पीने लायक नहीं है, अजनार है, अजनार से कारम, कारम से नर्मदा, ऐसा पानी बहकर आ रहा है। और रेगुलर उस पे किसी ने डंपर के 40,000 रुपए लिए, कैसा पानी है, सब हमारे पास है, पर अभी मैं नहीं कह रही हूँ, पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात, रेत खनन। मैंने खुद हाईकोर्ट में केस लड़ी, क्योंकि रेत खनन से लोग भी हैरान है, पर माफिया रेत खनन से हत्याएं कर रहे हैं।
हमको घेर रहे हैं, हम पर पत्थर मारते हैं, हमको 40 लोग घेरते हैं जब उनका अवैध रेत खनन चल रहा है। रेत खनन के बारे में 27 फरवरी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट देखिए, 2013 के एनजीटी के रिपोर्ट्स देखिए, और हमें जो स्टे ऑर्डर मिले, जो एक्विजिशन हुआ है लैंड का सरदार सरोवर के लिए, वहां दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। ये ट्रिब्यूनल के फैसले में लिखा होते हुए भी पूरा चल रहा है। एनवीडीए की जमीन है, मतलब एजेंसी जो है स्टेट की, उसके नाम पर कार्यपालन यंत्री के जो जमीन है, that land is also used for रेत खनन and which is totally illegal without permission। तो ये नदी को खत्म करेगा। यमुना ऐसी खत्म हुई, स्वामी निगमानंद बैठे और उपवास करते करते इसी कारण से मृत हो गए थे। जीडी अग्रवाल जी बैठे थे गंगा बचाने के लिए, मृत हो गए थे। आज भी नर्मदा की स्थिति ऐसी है कि नीचे का जल चक्र खत्म होगा। आप कहेंगे एक बार जो आप कह रहे हैं बाढ़, हाँ बिल्कुल, सूखा और बाढ़ का चक्र जो नदियों में हो रहा है, वो बड़े बांधों के द्वारा जल नियमन जिस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके कारण भी है, और जल चक्र पर जो आघात होता है उसके कारण भी है। इसके बहुत रिपोर्ट्स हैं। और पोल्यूशन आ रहा है क्रूज चलाने के नाम पर। इस पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, गंगा में भी क्रूज चल रहा है, शायद पहले तो धस चुका था वगैरह। यहाँ सर एनजीटी के ऑर्डर है और फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है 4 मार्च 2024 की, लेकिन फिर भी नेशनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने वो लिया है। जब एमपी टूरिज्म के खिलाफ ऑर्डर है तो उसमें ये है कि इससे एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, पूरी गंदगी पानी में जाती है, डीजल जाता है, और ये हो रहा है। और ये भी बांध तक अगर आएगा तो सरदार सरोवर आज खतरे में। डैम सेफ्टी के बारे में तो कह दिया, सच्ची बात कि पूरा रिपेयरिंग नहीं हुआ है, दरारें हैं। हमने ठाकुर साहब को भी उस दिन बताया, हर मिनट्स में, हर मीटिंग में ये चर्चा होती रही है कि दरारें जो पानी के नीचे हैं सरदार सरोवर की, उसको रिपेयरिंग करना संभव नहीं हो रहा है। कभी कहा था कि जलाशय खाली करो फिर हम रिपेयरिंग करेंगे, मध्य प्रदेश ने मना कर दिया, क्योंकि सूखा में, गर्मी में मध्य प्रदेश के ऊपर के सिंचाई में किसानों को मुश्किल हो रही है। पानी 3-3 दिन में एक बार मिलता है, 5 किलोमीटर भी दूर नहीं है, ऐसे शहर है यहाँ भी। ये सभी आज हकीकत है। ये आप सोच लीजिए कि इस पर भी आपके रिसर्च से अगर पूरा कानूनी और नीतिगत दायरा में अगर निर्णय आता है और जो सच्चाई से आएगा, निष्पक्ष आएगा, तो पर्यटन के नाम पर भी आज नदियां बर्बाद हो रही हैं। रिवर फ्रंट्स की आप बात कर रहे हैं, 107 नदियों पर रिवर फ्रंट्स की सोच है। रिवर फ्रंट मतलब भी एक प्रकार से नदी में और फ्लड प्लेन में इंक्रोचमेंट। महाराष्ट्र के 3 जिलों के फ्लड से हमने पूरा असेसमेंट किया, उसमें कई सारे कारण है फ्लड प्लेन पर इंक्रोचमेंट। आज विश्वामित्री नदी पर एक बड़ा सेमिनार चल रहा है बड़ौदा में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसमें भी उन्होंने एनजीओस को भी लिया है जिन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर केसेस लड़ी है। उनको मैंने तो यहाँ बुला रही थी, पर वो वही है कि बिल्डिंगें बनी है। केरल में कई नदियों में यही हुआ है। इसीलिए जब फ्लड आता है और नहीं मैनेज कर सकते तो करोड़ों का नुकसान होता है। ये सब आज की स्थिति है। और तो और अभी भी इस स्थिति में नर्मदा ने और नए बांध को मंजूरी दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि फंड का एलोकेशन हुआ, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है तो भी वहाँ आदिवासी ही ज़्यादा है। वो राघवपुर बांध हो, वो बसानिया बांध हो, वो चिंकी बांध हो, वो बोल रहे हैं पहले सरदार सरोवर के लोगों का पुनर्वास करो, पहले बरगी का 1970 से बचे हैं लोग बिना पुनर्वास के, उनका पुनर्वास करो, हमको तब तक हाथ मत लगाओ। और उनका कहना केवल पुनर्वास का नहीं है, उनका कहना है कि उनकी जमीन तो डूबी रही है पर जंगल भी डूब रहा है। अब जंगल तो नदी का बाप माना जाता है और नदी माता मानी जाती है। जंगल हर जगह जो खत्म हुआ है, इसी कारण तो फ्लड ज्यादा आ रहे हैं, लैंड इरोजन हो रहा है, और साथ साथ नदी को बाद में सूखा और फिर बाढ़, ये चक्र हो रहा है। और वहां जितनी जमीन डूब में आ रही है उसमें हजारों हेक्टर जंगल है, समझो 2000 हेक्टर, और सिंचित क्षेत्र थोड़ा कुछ हजार ज्यादा है। तो ये दोनों कंपेरेबल बात नहीं है। जमीन बचाना, खेती बचाना,
ये हमारा किसान आंदोलन का ही मुद्दा नहीं है, वो अन्नदाता है, हम सब अन्न खाता है। और हमको अगर खेती बचानी है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि नदी के किनारे सिविलाइजेशंस बनी है, बराबर बताया, सिविलाइजेशंस के साथ साथ सबसे उपजाऊ जमीन भी यहाँ की है, जो जमीन मध्य प्रदेश की डूबी है वो। और पहाड़ी का एक अलग इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, और उसके अधिकार मध्य प्रदेश दे ही नहीं रहा है गाँव को। ये अभी वहाँ के भाजपा के सांसद ने सवाल उठाया है, क्योंकि अभी उनको डर लग रहा है कि आदिवासी विरोध कर रहे हैं। पर एक महाराष्ट्र में 178 गाँव के सामूहिक वन अधिकार हम लेते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं। तो आपको ये अधिकारों की बात भी करनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आपको बेनिफिट्स की भी बात सोचनी चाहिए। ये सब करने के बाद क्या हुआ, जो 4200 करोड़ का डैम मानकर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया था टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन ने 1988 में मंजूरी, ये हुआ था 1983 में, प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी दी 6400 करोड़ का बांध मानकर। आज 90,000 करोड़ रुपए सरदार सरोवर पर खर्च हुए, ऐसा रिपोर्ट असेंबली में दिया गया है। क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल देख रहे हैं, उनके भी आंसू बहते होंगे। उसके तहत जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट हुआ है, उसमें आदिवासियों का पैसा कानून का अधिकार भी खत्म हुआ है। उनको न पूछते हुए उनकी 1961 में 90 रुपए में किसी की 3 एकड़ ली गई, किसी के 80 रुपए में 1 एकड़ ली गई। 2013 में आदेश आया गुजरात का कि इनको जमीन के बदले जमीन देंगे, नहीं दी गई, कैश ऑफर की गई, लोगों ने छुआ नहीं। आज ऐसी स्थिति में 72 गांव उस पर्यटन के प्रोजेक्ट के चपेट में है, और ग्राम पंचायतों का अधिकार, सिंघा मिया जी उसके अभ्यास कर रहे, ऐसा बताए थे, करना चाहिए कि क्या हुआ है। और इसके कारण डाउनस्ट्रीम में ही ये तत्काल के गांव है, उनका क्या हुआ है, कैनॉल्स भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वहां के अफेक्टेड लोगों का क्या हुआ है, और इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करके क्या पाया है। कच्छ में पानी हमने जाने से कभी रोका नहीं। रूपाला जी का कहना था, हमारा भी कहना था, पहले कच्छ और सौराष्ट्र को पानी दे दो। कच्छ में तो भूकंप के बाद दिनों हम लोगों ने काम किया है, वहाँ तालाब किए, सब आया वगैरह। हाँ बस हो गया मेरा। तो मेरा यही कहना है कि आप ये भी देखिए कि कमांड एरिया कम की गई है हजारों हेक्टेयर से, और कुछ 1000 किलोमीटर के माइक्रो नेटवर्क्स बनाना बाकी है। और कच्छ में जो नर्मदा का पानी ये सब विनाश के बावजूद जा रहा है, उसमें से लाखों लीटर पानी रण में छोड़ा जा रहा है। जब अगरिया समाज के लोग जो सॉल्ट पैंस वहां चलाते हैं, वो आकर महिलाएं मेरे सामने रोने लगी एक बार अहमदाबाद में, और मुझे इसकी भेंट उन्होंने दी है, लेके आती तो आपको पड़ेगा। सबसे ज्यादा भारत का नमक वही करते हैं, हम उनके साथ नमक हरामी कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बाजू ये नुकसान, ये खर्चा, ये लागत, और दूसरी बाजू बेनिफिट्स। 400 से ज्यादा कंपनियों को मिल रहा है, कोका कोला को मिल रहा है, और शहरों को सबसे ज्यादा मिल रहा है। आपका गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये कभी पूल प्लान में था नहीं, पर 40 करोड़ का प्लान सबसे पहले बना, और ये 3 शहरों को पानी। हम शहर को पानी देने के विरोध में बिल्कुल नहीं है, पर आज कच्छ के गांवों को सिंचाई नहीं मिली है, बहुत ही थोड़े लोगों को रापार जैसे तालुका में मिली है, और पीने का पानी भी जब बेचा जाता है उनको, तब वो भी कई सारी ग्राम पंचायतें खरीदने को तैयार नहीं है। सौराष्ट्र में भी बहुत कुछ बातें हुई है, तो ये सब भी शायद आपको थोड़ा सा देखना जरूरी होगा। अगर ये आपके प्रोजेक्ट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं आएगा, तो भी मैं कहूँगी कि नदी बचानी है तो ऑल्टरनेटिव जो डेवलपमेंट पैराडाइम में होते हैं, वो वाटर मैनेजमेंट के हो, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के हो, वो खेती में है। अजैविक खेती भी पोल्यूशन का एक कारण है, हम उसके भी पीछे लगे रहते हैं। और पूरे लोगों को प्रबोधित करना, समझाना, उनको ये जीवन का आधार है, जल है तो जीवन है, नदी है तो बेटे बचेंगे, बेटियां बचेगी, ये सब समझाना जरूरी है, पर उनको उसके लिए साथ लेना जरूरी है। और इसीलिए गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। संसद में सवाल उठाए, झूठे जवाब मिले, विधानसभा में सवाल उठाए, कोई जवाब नहीं मिला,
अवकाश भी नहीं मिलता विधायकों को बात रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये हम नारा नहीं देते हैं, ये हमारी सोच है। जब तक कि ग्राम सभा का अधिकार नहीं होता है विकास, कई सालों तक और IIM के प्रोफेसर और हमने डांग का अभ्यास किया, यही तो बात थी। कहीं विदेशी पैसा आता है और आदिवासियों का भी पूरा कल्चर बदल जाता है। पर ग्राम सभा को शामिल करके जैसा करना चाहिए, हम तो विदेशी पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। एक पुरस्कार का पैसा हमने नहीं लिया, कितने पुरस्कार मिले हमको तो भी ये इसीलिए हम पर झूठे आरोप लगते हैं, तो आप भी चकित होते होंगे, पर हम लोग वो नहीं करते। पर हमारी जीवन शालाएं जो चलती है उसमें हम बच्चों को जल जंगल जमीन पर ही पढ़ाते हैं। तो हमको ये करिकुलम से ही नहीं केवल, पर मास मोबिलाइजेशन एंड मास एजुकेशन से ये बात आगे बढ़ानी चाहिए। और नदियाँ नहीं बचेगी तो क्या होगा, उत्तराखंड का आज खंड खंड हो रहा है। जोशीमठ में जाके आई, उन बहनों को सुनकर अब आंसू नहीं बहाएंगे तो कैसे। अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी क्या हो रहा है, 4 धाम रोड का मलबा गिर रहा है और एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड की पावर की डिमांड भी नहीं है, बाहर ले जाने के लिए, दिल्ली को चमकाने के लिए अगर होता है तो क्या भुगत रहे हैं वो। केदारनाथ हादसे के बाद अब एक जगह हादसा हो रहा है। लद्दाख में क्यों लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक जैसे, कि उनको विकेंद्रित विकास नियोजन चाहिए। उसके बिना नदी, पहाड़, जंगल और अपना जीवन बचाना संभव नहीं है, ये हमारा कहना है। यहाँ निशांत भाई और साथी कुछ है, इन्होंने अलीराजपुर जिले के लोगों को भी क्या आज भुगतना पड़ रहा है दिया है। इसमें कई सारे गुजरात के विस्थापन, गुजरात में जो पुनर्वसित किए गए और कैसे फंसाए गए, इसकी पूरी हकीकत हमने शिविर लेकर सब अधिकारियों को बिठाकर निकाली, पर आज तक सवाल छुड़वाए नहीं गए हैं। तो तब तक हमको उनको डुबाने से रोकना चाहिए था, आज भी रोकना जरूरी है। हम बांध तोड़ो नहीं बोल रहे हैं, पर बांध की दीवार के ऊपर अगर पानी रखें, आप कहेंगे बेनिफिट्स नहीं, हम कहेंगे जो पानी बह रहा है उसका उपयोग करो। IBPT बाईपास टनल जो MDDL होती है, मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल, उसके नीचे से हजारों क्यूसेक्स का टनल गुजरात ने लिया है। उसका मध्य प्रदेश ने काफी देर तक विरोध किया, बाद में मंजूर किया है। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं बेनिफिट सही कर। पावर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को एक ही बेनिफिट था पावर का, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पैसे की मांग कर रहे हैं। पुनर्वास का पैसा गुजरात देना नकार रहा है, इसलिए फंड नहीं है और ट्रिब्यूनल के खिलाफ ये सब बात चल रही। तो जो ठाकुर साहब ने कहा कि उनके लिए बड़ी चैलेंज है कि ये विवाद निपटना, तो आर्बिट्रेशन चल रहा है, सब कमिटीज बनी है, पर भुगत कौन रहा है? नदी भुगत रही है और नदी घाटी भुगत रही है। इनको बचाना हमारा सब कर्तव्य है, इसलिए हमारे बीच में डायलॉग जारी रखना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट होगा, मैं भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हूँ, पर प्रोजेक्ट होगा उसमें ये एक सेमिनार जैसा केवल गोल मेज परिषद होती है वैसा होके नहीं चलेगा, पर आपको धरातल पर आकर सभी को सम्मिलित करके और सभी को मतभेद होंगे तो भी मनोभेद न रखते हुए, इन्वॉल्व करते हुए बातचीत करके ही फिर निष्पक्ष और सत्यवादी रिपोर्ट निकालना होगा। यही हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।